जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस पे। ये टॉपिक हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा आप अपने समाज में देखते हैं कि वनों का दोहन हो रहा है, असीमित मात्रा में संसाधनों का उपयोग हो रहा है, अनावश्यक तरीके से जल का बहाव किया जा रहा है, ये चीज़ें हमारे पर्यावरण को बनाती हैं और इसकी वजह से आने वाले समय में हमें कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा, यानी कि कई प्रकार की समस्याओं से लड़ना होगा और उनका संकट हमारे सामने बहुत जल्द आने वाला है। आपने कई बार सुना होगा, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए तो है ही, साथ ही साथ हम यहाँ पर अपने ओपिनियंस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकें। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगी तब आप अच्छे एम्प्लॉय तो बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। क्योंकि उसके लिए आपको चीज़ों को जीवन में कहाँ पे कैसे उसको इम्प्लाई करना है, कैसे कहाँ पे लागू करना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे जीवन के जो मूल तत्व हैं वो जल है, वायु है और क्या है, भूमि। जल, वायु और भूमि, ये अगर तीन चीज़ें ना हो तो क्या यहाँ पर जीवन संभव है। और वैसे भी आपने एक कोट पढ़ा होगा कि जल ही जीवन है। और वायु के बारे में आपने काफ़ी हिंदी साहित्य अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर वायु सिर्फ नहीं लिखते, वहाँ पे लिखते हैं प्राण वायु। अगर सामान्य वायु की एयर्स की बात हो रही तो डिफरेंट टाइप की एयर होती है, बट हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है तो वहाँ पर वायु के बजाय उसको प्राण वायु लिखते हैं। और एक कोट भी पढ़ा है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जल ही जीवन होता है। अब ये दो कोट ऐसे हैं कि जो जीवन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर जल ना हो तो क्या जीवन संभव है, और अगर प्राण वायु ना हो क्या तब भी जीवन संभव है? नहीं है ना। इसलिए हम सबसे पहले जल और वायु पर बात कर लेते हैं। हमारे वायुमंडल में वायु की मात्रा आपको पता होनी चाहिए। सबसे अधिक वायु कौन सी पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में किस एयर को पाया जाता है हमारे वायुमंडल में? 78% पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन। ये आपको पहले से पता है। 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन ये 21 से भी कम हो सकता है। जिस प्रकार से वनों का, जंगलों का ह्रास हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही, वनों की कटाई हो रही, आने वाले समय में ये ऑक्सीजन की मात्रा भी घटने लगेगी और लोग प्राण वायु की कमी की वजह से अपने प्राणों को क्या कर रहे होंगे? त्याग कर रहे होंगे। इसलिए हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने। एंड देन यहाँ पर जब मैंने बात करी, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। एंड देन जो अदर गैसेस बचती हैं, जो अदर गैसेस बचती हैं उनको मिलाकर वो 1% होती हैं। जो बाकी गैसें बच रहे हैं उनको मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 1% बनेगी। तो हमें ऑक्सीजन, ये इसका रेशियो नहीं देखना है कि 21% तो भी है। हमें क्या करना है? आप अपने एनवायरनमेंट में देखिए, आपके घर के आसपास या आप अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं, आप अपने गांव से उठ के आप किसी शहर में जाते हैं, आपको नहीं लगता दिन प्रतिदिन विकास के साथ साथ हमारे इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो कारक हैं उनकी कमी हो रही है? वास्तव में ये सत्य ही है कि जो हमें सबसे ज़्यादा प्राणवायु देते हैं, जिनकी वजह से हमें जल उपलब्ध होता है, वो सब चीज़ें, वो कारक धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है मानव। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस हद तक जा सकता है वो हम सब देख रहे हैं। अब हमने बात करी, नाइट्रोजन यहाँ पर 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और अदर गैसेस 1% पाई जाती है। ये तो हमने वायु के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी पर जल के बारे में। आपने कई बार लिखित स्रोतों में पाया होगा कि जल पृथ्वी पर 75% पाया जाता है, या फिर आपने ये पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है, पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो किससे ढका हुआ है? वो वाटर से ढका हुआ है। ये आपने कई बार पढ़ा हुआ है। 3/4 का मतलब 75% भाग जो है वो हमारा पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाटर अवेलेबल है, यानी कि पानी है हमारे पृथ्वी पर। यही पढ़ा है ना आपने। बट आपने कभी क्या सोचा है कि फिर भी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आने वाले समय में पानी की कमी से हमें काफ़ी समस्याएं होने वाली हैं? क्यों ऐसा सुना है? क्योंकि जो 75% पानी है इसका मैक्सिमम भाग महासागरों में है। ठीक है, कहाँ पर है? महासागरों में है, समुद्रों में है और झीलों में है। और जिनका पानी क्या है? खारा होता है, यानी कि उनमें लवणता सबसे अधिक होती है, उनमें सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है महासागरों के पानी में। और समुद्रों, झीलों, इनके पानी में क्या है? सबसे ज़्यादा लवणता है, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी कि नमक पाया जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं होता।
इस कारण आपको एक रेशियो मिल गया कि 75% पानी अवेलेबल है। आपको बिल्कुल सिक्योर नहीं होना है, बिल्कुल ये नहीं होना है कि हाँ 75% बोल दिया गया तो इसका मतलब ये है कि 100% ये सब पीने योग्य पानी है। पीने योग्य पानी 1% से भी कम है मेरे भाई, 1% से भी कम है। महासागरों में, समुद्रों, झीलों में मैक्सिमम पानी अवेलेबल है और उनमें सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड होने की वजह से वो पीने योग्य नहीं होता, ये आपको याद रखना है। और पीने योग्य पानी कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1% से भी कम है, 1% से भी कम है पीने योग्य पानी। फिर भी मानो आज अगर उसे 1 गिलास पानी पीना है तो मोटर चलाएगा तुरंत, और 1 गिलास पानी पीने के बाद 2 से 3 बाल्टी तो कम से कम पानी उसका वेस्ट हो जाता है, ये आपने कई बार देखा है। तो इसलिए जितना आवश्यक हो आप थोड़ी देर के लिए अपनी प्यास के लिए आप थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, जब आवश्यक हो, जब ज़्यादा पानी आपको आवश्यकता हो तभी मोटर चलाएं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आप अपनी दैनिक जीवन से कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये तो आपने सीखा जल और वायु के बारे में कि कहाँ पर कितना अवेलेबल है, कितना हमारे लिए पर्याप्त है, ये हमने पढ़ा। अब बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। यहाँ पर ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, जिसको आप बोलते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ये हमारे पर्यावरण के कुछ प्रमुख घटक हैं। अब इनके भी अगर आप पार्ट्स देखेंगे, वायुमंडल जो है वो 4 भागों में डिवाइड है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ताप मंडल 2 पार्ट्स में डिवाइड है: आयन मंडल और वाह्य मंडल। ओके, तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इन्फॉर्मेशन तक ये सीमित है ना। अब इसके बाद बात करेंगे वायु प्रदूषण हो कैसे रहा है, या फिर जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण कैसे हो रहा है, इन पर बात कर लेते हैं। ये सब चीज़ें हमारे पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करती हैं, जिस वजह से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, है ना। जैसे जल प्रदूषण, जल प्रदूषण अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वायु प्रदूषण हो रहा है, तमाम प्रकार के जो आप देखते होंगे कारखाने खुले हुए, इनसे निकलने वाला धुआं जो है वो हमारी एयर को पल्यूट कर रहा है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। मृदा प्रदूषण, दिन प्रतिदिन हम ऐसे कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन ऐसी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही है? मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो रही है। ये मृदा प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण। आप देखते होंगे कि आप अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए, इतनी आपको शांति मिलेगी तो कुछ कहने की नहीं। लेकिन अब क्या है कि अगर आप गाँव से शहर की ओर आएंगे तो इतने वाहन हैं कि शहरों में आपको 1 मिनट भी बिल्कुल शांति नहीं मिलने वाली, इतनी गाड़ियों की आवाज़ आती है। फिर भी हालांकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतने वाहन हो गए कि जिस वजह से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अब शादी समारोह होते हैं, वहाँ पर जो गाने बज रहे होते हैं, जो गीत संगीत चल रहा होता है, उनमें भी हाई बेस वैल्यू होने के कारण ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। तो ये ध्वनि प्रदूषण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, कैसे हो रहा है ये भी बात कर लिया। अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं इस पर बात कर लेते हैं। देखो, ये जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, उनकी देखरेख करें जब तक कि वे अच्छे से बड़े नहीं हो जाते। तो ये तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे होते हैं अगर वहाँ पे एक पेड़ लगा देते हैं और उसकी देखरेख करते हैं तो निश्चित ही वो हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी चीज़ों को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और ये कहीं ना कहीं बेनिफिट्स इसके हमें ही मिल रहे होंगे। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग कर सकते हैं, जो विद्युत से चलने वाले जो वाहन होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कहीं नज़दीक जाना है, देखिए आप आसपास देखते होंगे 100 मीटर भी जाना है तब भी गाड़ी लिए जा रहे हैं, 200 मीटर जाना है तब भी गाड़ी लिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर आप साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे? वायु प्रदूषण भी बचेगा, साथ साथ जो उसमें पेट्रोल डीजल पड़ रहा है ऐसे संसाधनों की खपत भी कम होगी। तो इनके उपयोग धीरे धीरे क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होगा और हमारे जो संसाधन हैं वो भी सीमित मात्रा में उपयोग हो रहे होंगे। तो ये आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं ना। और इसके साथ साथ आप अगर अल्टरनेटिव जो सोर्सेज हैं, जो देखिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। अब उससे बनी ऊर्जा का अगर हम उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए उपयोग है। और आपको पता होना चाहिए सूर्य क्या है? सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो एनर्जी प्राप्त होती है, वो अच्छे संसाधन है जो कभी नहीं समाप्त हो सकता। अगर ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ही बेनिफिट दे रही होंगी और हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन हो रहा होगा, है ना।
जिससे जीवन यापन हमारा लंबे समय तक हो सकता है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो पिछली क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही है, जैसे प्रवीण सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, और उनके अगर आपको वीडियोस या लेक्चर्स देखने तो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है और वहाँ पर इस, या फिर आप अगर प्लेलिस्ट देख लेते तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट सर की मिल जाएगी। एंड देन अगर आपको लगता है तो आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है स्टैटिक जीके जीएस बाय पीके सर। तो वहाँ पर भी ये आपको प्लेलिस्ट और वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो ये तरीका है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आज हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, और इसलिए भी यार, क्योंकि आप अपना व्यक्तित्व तो अगर अच्छा निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट आपको, हमें और हमारी सोसाइटी को मिल रहे होंगे, और हमारी सोसाइटी भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रही होगी और उसकी विचारधारा भी सकारात्मक होगी। तो जो आज अपोजिट घटनाएं देखने को मिलती हैं उन पर यही कहना चाहूँगा, छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।